गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इतिहास को देख रहे थे। अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को देखा है। इसमें जो क्लास थी, इसमें आप लोगों के कमेंट आए कि इस क्लास में जो पीछे लिखा गया था वो साफ नहीं दिखा था। हमने यह प्रयास किया था कि एक बार में ही आपको स्क्रीनशॉट से सारे मैटर मिल जाए, इसलिए हमने थोड़ा सूक्ष्म लेखन किया था, जिससे आप लोगों को दिखने में कठिनाई आई। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक बार में लिखते चलेंगे एक एक टॉपिक को, और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छा दिखाई भी दे और आप लोगों को समझ में भी आए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन के मौर्य साम्राज्य के सेकेंड पार्ट से, जिसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे अशोक के धम्म को। अशोक का धम्म। देखिए, इसके पहले हमने अशोक के बारे में बताया था कि अशोक का 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। इस कलिंग आक्रमण ने अशोक को कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया, ठीक है। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं अहिंसावादी रहा है। उसने अहिंसा पर विश्वास किया, कर्म कांडों को उसने मना कर दिया अपनाने से। तो यह जो अशोक का धम्म है, यह बौद्ध धर्म के राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित रहा है, और अशोक ने अपने एक धर्म की व्याख्या की। इस धम्म का शाब्दिक अर्थ धम्म से ही है, यह पाली रूप है, धर्म का पाली रूप है। और आप जानते हैं धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो, ठीक है। तो अशोक का धम्म जो है वह क्या है, यह अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए इन्होंने एक धर्म लेके आया, और कहीं ना कहीं इस धर्म के माध्यम से शासन किया। जब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, उसी के पश्चात अशोक ने यह निर्णय कर लिया कि अब मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, और जो भी करूंगा, जो भी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करूंगा, जैसे भी वह होगा धम्म। और उसने धम्म के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और एक विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसीलिए अशोक की महानता मानी जाती है कि अहिंसावादी नीति का पालन करते हुए इसने क्या किया, अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। इसीलिए अशोक का धम्म महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने अशोक को महान बना दिया, ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बस यही था कि अहिंसावादी नीति के बल पर इन्होंने शासन किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया। इसमें हम देख लेते हैं एक पॉइंट की क्या था। इसमें आप नोट कर लीजिए पॉइंट कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, वह धम्म कहलाया, ठीक है। यही कहीं ना कहीं इनके धम्म का सार रहा है, और यही आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें यही
इनके धर्म का सार रहा। देखिए, इनके धर्म का एक उल्लेख हमको अशोक के कलिंग पृथक शिलालेख से मिलता है, जिसमें वह कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रजा जैसे कोई व्यक्ति अपनी संतान के सुख की कामना करता है, वैसे मैं अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी कामना करता हूँ। और कहीं ना कहीं एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान दे, और वही अशोक ने किया, और यही कारण रहा कि अशोक एक महान सम्राट कहलाया। ठीक है, तो इसका इसमें शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। देखिए, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको आप इंपॉर्टेंट में ही नोट करिएगा। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं धार्मिक नीति। मौर्य साम्राज्य के जो पतन का कारण रहा है उसमें सबसे पहला कारण था धार्मिक नीति। ठीक है, धार्मिक नीति। अब देखिए, अहिंसा के बल पर क्या शासन करना इतना आसान है? जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हो और साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और धार्मिक अहिंसावादी नीति पर चलकर आप कब तक शासन कर पाएंगे? ठीक, तो अहिंसावादी नीति या जो धर्म था उसका बौद्ध धर्म के बल पर शासन करना थोड़ा कठिन कार्य था, तो जो बाद के शासक हुए वह धर्म के बल पर शासन ना कर पाए, और कहीं ना कहीं धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला, अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति। देखिए, इसी से यह भी जुड़ा पॉइंट है कि जो उसका धर्म था वह कहीं ना कहीं अहिंसा पर आधारित था, शांति प्रिय था, युद्ध को वह कोई महत्व नहीं देता था, इसीलिए यह भी पतन के कारणों में से एक रहा। ठीक, अगला है आर्थिक कारण। अब देखिए, युद्ध से क्या होता है, जब हम किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं तो हमारा क्या होता है, राजस्व स्रोत बढ़ते हैं। अब युद्ध करना तो इनके लिए मतलब इन्होंने युद्ध को तो त्याग ही दिया था, तो युद्ध को त्यागने का परिणाम यह रहा कि आर्थिक स्रोत भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया, और जो बाद के शासक हुए उनके लिए अर्थव्यवस्था का डूबना भी पतन का एक कारण रहा। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वह था कमजोर उत्तराधिकारी। कमजोर उत्तराधिकारी। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य हो उसमें यह जो पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पतन के कारण में। अब कहीं ना कहीं देखिए कि कोई भी साम्राज्य तब पतित होता है जब उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी ना हो, और जैसे ही योग्य उत्तराधिकारी के आने का क्रम बंद हो जाता है वहीं पे उस साम्राज्य का पतन हो जाता है। और यही इस मौर्य साम्राज्य में भी रहा। अशोक के बाद कोई भी ऐसा शासक ना हुआ जो उस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखे, और इसके बाद से ही मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है, और बृहद्रथ के आते आते पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है अधिकारी तंत्र का
अप्रशिक्षित होना। ठीक, इसके लिए रोमिला थापर ने अपना विचार दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद कहीं ना कहीं उनका अधिकारी तंत्र अप्रशिक्षित था। जैसे इसके पहले क्या था कि कौटिल्य की नीतियों पर ही मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का पूरा ढांचा टिका हुआ था, लेकिन इसके बाद के जो अधिकारी तंत्र हुए वह कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित थे। यह रोमिला थापर ने अपना एक विचार प्रस्तुत किया है। तो यह आपके 5 मुख्य पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, मौर्य प्रशासन। देखिए, मौर्य प्रशासन जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विकसित हुआ, या कहीं ना कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही टिका था। कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, यह राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। तो इसमें क्या है, प्रशासन के बारे में ही उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। तो यह मौर्य प्रशासन के विषय में दिया हुआ है, और इसमें कौटिल्य एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसका नाम है क्या, सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, इसका स्रोत क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, इसी से हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सप्तांग सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, सप्तांग सिद्धांत से आता क्या है, जैसे आप शब्दों को ही देखिए, सप्त अंग मतलब कि किसी भी राज्य के लिए वो कौन सी 7 चीजें इंपॉर्टेंट है जो राज्य को संपूर्णता प्रदान करती है। वही कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि इन सातों अंगों में से किसी भी एक चीज की कमी होती है तो हम राज्य की कल्पना करना हमारे लिए थोड़ा कठिन कार्य है। ठीक, उनमें से सबसे पहला इन्होंने बताया क्या, जरूरी सबसे पहले राजा। ठीक है, किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले राजा का होना अति आवश्यक है। ठीक, और राजा होगा तो उसका मंत्री भी होना आवश्यक है। फिर अगला है अमात्य। देखिए, राजा को सलाह देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, और इनके काल में क्या था, अमात्य। अमात्य से हमारा तात्पर्य क्या है, मंत्री से है। ठीक, फिर जनपद। अब देखिए, जनपद से क्या आशय हमारा है, राज्य से है, साम्राज्य से है। मतलब कि अगर राज्य ही नहीं होगा तो इन दोनों का अस्तित्व ही बेकार है। तो जनपद से हमारा आशय किसी भी साम्राज्य से है। दुर्ग, अगला है चौथा दुर्ग। ठीक, देखिए, दुर्ग क्या है, दुर्ग मतलब होता है कि जब कोई भी बाहरी देश उस देश के ऊपर आक्रमण करता है तो सबसे पहले यह दुर्ग ही होता है जो उसको बचाता है, जो उसको सावधान करता है कि आक्रमण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह दुर्ग उस समय किसी भी राज्य के लिए अति आवश्यक होता था। अगला है कोष। ध्यान दीजिएगा, बिना कोष के अर्थात बिना अर्थ के हम कहीं पर भी शासन नहीं कर सकते हैं। तो यह भी उसके एक इंपॉर्टेंट चीज में से था। फिर अगला है सेना। अब सेना के माध्यम से हम कोई युद्ध नहीं कर सकते, तो बिना सेना के किसी भी राज्य का अस्तित्व होना कठिन है। फिर अगला जो सबसे ही महत्वपूर्ण है वह है
मित्र। ठीक, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन्हीं 7 अंगों का विवरण दिया हुआ है और मित्र से हमारा आशय किससे है? प्रजा से है। जो प्रजा होती थी उसी को कौटिल्य ने मित्र के नाम से संबोधित किया है। यही वह 7 अंग हैं जो मौर्य प्रशासन के लिए अति आवश्यक बताए गए और इन्हीं पर कहीं न कहीं उस समय मौर्य प्रशासन में जोर दिया गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रशासन का स्तर क्या था। ठीक है, स्तर से तात्पर्य है कि जैसे आज के समय में देखते हैं हमारा एक देश है, ठीक है, भारत है, भारत में फिर राज्य है, राज्य के अंतर्गत जिले आते हैं, जिले के अंतर्गत तहसील आती हैं, फिर उसके बाद ग्राम आते हैं। तो वैसे भी मौर्य काल में भी एक स्तर हुआ करता था। उसी स्तर को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या था? साम्राज्य था। ठीक, फिर उसके बाद क्या था? प्रांत था। ठीक, फिर उसके बाद क्या था? आहार या विषय। ठीक, फिर अगला था स्थानीय। ठीक, फिर अगला था द्रोणमुख। फिर अगला खारवटी। फिर अगला संग्रहण। फिर अगला था सबसे निचले स्तर पर ग्राम। ये मौर्य प्रशासन का एक स्तर था। जो साम्राज्य इसका मालिक राजा होता था और यह ग्राम सबसे निचला जिसका प्रधान मुखिया कहलाता था। ठीक, तो यह एक प्रशासन था जो उस समय मौर्य साम्राज्य का एक स्तर खंड था। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अगले इसमें देखते हैं हम आर्थिक व्यवस्था। देखिए, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था क्या था? इसमें लिख लीजिए, मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर आधारित था, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। अगला पॉइंट है राजकीय भूमिका अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। ध्यान रखिएगा, आपके 1 नंबर के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में यह बहुत पूछा जाता है कि सीता अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है। तो राजकीय भूमिका अधिकारी, ठीक है, अहम सामाजिक स्थिति। तो मेगस्थनीज के अनुसार उस समय कुल 7 जातियां थी। दार्शनिक,
ठीक है। फिर अगला किसान, फिर अहीर, फिर शिल्पी, फिर कारीगर, ठीक है। किसान, अहीर, शिल्पी, कारीगर, यह कुल 7 जातियां उस समय के समाज में उपस्थित थी, जिसका विवरण हमको मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मेगास्थनीज ने उस टाइम बताया था कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यह उसकी भूल थी कि उसने मौर्य समाज को अच्छे से नहीं देख पाया। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति, मनुस्मृति आदि में भी सब में हमको दासों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह इसका जो इतिहास था वह उस टाइम के समाज को नहीं देख पाया। ठीक, हालांकि जो इसने बताया है इसका विवरण हमको अन्य लेखों से भी प्राप्त होता है। ठीक, तो यह कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक स्थिति थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। धार्मिक स्थिति। देखिए धार्मिक स्थिति क्या था, आपको हमने पहले ही बताया कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय से संबंधित था, और अशोक क्या था, वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इनका जो धर्म था वो कहीं ना कहीं एक सम्मिलित रूप था, और चाहे जैन रहा हो चाहे बौद्ध, दोनों का ही जो नीति रही है वो क्या थी, अहिंसावादी रही है। किंतु इनके समय में भी जो एक समाज था उसमें कहीं ना कहीं वैदिक धर्म भी प्रचलित था। जो कर्म कांड थे वह भी थे, लेकिन यह क्या थे, संभ्रांत या कुलीन समाज में यह प्रचलित था, क्या, वैदिक धर्म। और कहीं उसके साथ साथ ही जैन धर्म में भी रहा है, बौद्ध धर्म में भी रहा है। ठीक है, तो यह हमारा आज जो आपका टॉपिक था मौर्य वंश, यह समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, डिसलाइक करते हुए उस कमेंट जरूर बताइएगा, एवं अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।